नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हुलाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। सहकारिता क्षेत्र में उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा, कहा स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने को मजबूर। टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप। गुना में बवाल पर एक्शन में प्रशासन, शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। हिंदू संगठनों ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वैशाखी का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का किया आह्वान। और 106 साल बाद भी कम नहीं हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड का दर्द। 1919 के शहीदों को देश दे रहा है श्रद्धांजलि। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से भी अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत, वैष्णव नगर और मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार बनाया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा, मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वे इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा करें। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हो गया। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापित करने के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गई हैं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है।
और वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जबकि वक्फ संशोधन कानून बन चुका है तो इसके खिलाफ हिंसा राजनीतिक मुनाफे के लिए भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया है। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा और गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास से निकल रहा था तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने को कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। हमले में बीजेपी के पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। इस बीच घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीजेपी के पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें 2 समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में इस सहयोगी समझौते की घोषणा करते हुए बताया था कि यह कदम राज्य में दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए अहम साबित होगा। यह करार 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे और दूध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सरकारी योजना के अनुसार श्वेत क्रांति मिशन के तहत इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और दूध की कुशल खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत दूध समितियों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी, जिससे लगभग 18,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इससे रोजाना दूध संग्रहण की मात्रा 10.5 लाख किलोग्राम से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की भागीदारी से 1,390 गांवों से बढ़ाकर 2,590 गांवों तक दूध उत्पादक संगठनों का विस्तार किया जाएगा और दूध खरीद की मात्रा 1.3 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 3.7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। वहीं राज्य की डेयरी प्लांट की मौजूदा क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के यशो भूमि में वाइब्रेंट
बिल्डकॉन का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट बिल्डकॉन भवन निर्माण सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है और देश में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से भी अधिक देशों के करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और निर्माण उद्योग इसमें अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर परिवार का अपना खुद का मकान हो। पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि 2047 तक विकसित भारत हर भारतीय का सपना है। India of today, our youth power, be it in government, be it the bureaucracy, be it the business circles, be it our film industry, we all aspire to become a global superpower. Bharat today is ready to make sure that every family in the country has a good quality home of their own. Bharat today has become the epicenter of global capability centers, more than 1,700 of them working in different parts of the country. Bharat today, under Make in India, is rapidly expanding its manufacturing ecosystem, particularly in sectors related to the construction industry. Bharat today is at the forefront of the digital revolution with 5G rollout in Bharat across the length and breadth of the country faster than any other part of the world. और अब खबर बिहार से, जहां राजधानी पटना में आज जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आयोजन गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक किया गया था। पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। बिहार के युवा एवं खेल मंत्रालय की तरफ से अंबेडकर जयंती पर जय भीम मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों के को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है। और इधर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रराज, गोकुलपुरी के विधायक रविकांत उज्जैन और नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब के जीवन संदेश, उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अलीपुर रोड स्थित बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण स्थल तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में युवाओं ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। मौके पर बोलते हुए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने कहा कि बाबा साहब को असली सम्मान भाजपा की सरकार ने ही दिया है। मैं आज भूल नहीं सकता परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उस समय उन्होंने जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात कही, तो उस समय की जो देश की सरकार थी उस प्रस्ताव को नकारने का काम किया। पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, भारत रत्न से पुरस्कृत कर उनके नाम और देश का गौरव बढ़ाने का काम भी किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में किया गया। हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेब्स, एनिमे और मंगा कॉन्टेस्ट
WAM का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों और संगठनों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित हो रहे हैं। इन आयोजनों का ये भाग है जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। यह प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य एनिमे, मांगा, वेबटून्स और कॉस्प्ले जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। MEAI के सचिव अंकुर भसीन ने बताया कि यह प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी। MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसीन ने कहा कि विजेताओं को वेब समिट के लिए भेजा जाएगा। वैम जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां संभल जिले के प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर रखा है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति ही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गांव जनेटा में उनके पूर्वज मवाज मियां शाह की मजार है। इसके अलावा क्षेत्र में कई अन्य मज़ारें भी हैं और उनके साथ वक्फ की ज़मीन जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद मियां ने वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहां झोला छाप अस्पताल भी चलाया जा रहा है। जावेद ने यह भी बताया कि दरगाह कमेटी हर साल उर्स के आयोजन से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करती है, जबकि शपथ पत्र में यह दर्शाया गया है कि उसे कोई आय नहीं होती। उन्होंने साइकिल स्टैंड को भी ठेके पर देने और उससे पैसे कमाने की बात कही है। जनेटा में एक दादा मौजूद शाह साहब का मज़ार है, उसके साथ साथ वक्फ की ज़मीन है वहाँ पर। तो वक्फ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है।
सही शायद मियां ने। वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। मेरे द्वारा शिकायत डीएम साहब से भी की गई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी की गई। श्रीमान लेखपाल तहसीलदार साहब गए थे और लेखपाल महोदय भी गए थे। उन्होंने वक्फ के कागज मांगे हैं उनसे और आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। उनके पास कोई वो दिखा पाए नहीं दिखा पाए ये तो नहीं पता होगा अधिकारियों। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। यह वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने लिखा, मैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। उत्पीड़न के खिलाफ उनका अद्वितीय बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। उपराष्ट्रपति ने लिखा, भारत हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा। तो देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। ये वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था जब जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। और इसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का एक ही रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोग भाग नहीं सके और कई लोगों की जानें चली गई थी। इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्यौहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए यह कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया
और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था, लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। शहीदों को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। और शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।